हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू बायो क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टू इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स, दैट इज सेल्यूलोज एंड काइटिन। Dear candidates, if you are new to my YouTube channel, do subscribe now and hit the bell icon so that you will get all the notifications of my videos. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्यूलोज एंड काइटिन की। पहले हम सेल्यूलोज पे नज़र डालते हैं। सेल्यूलोज, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, सेल्यूलोज एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल वॉल्स इन केस ऑफ प्लांट्स। तो सेल वॉल्स इन केस ऑफ प्लांट्स की अगर हम बात करें, उसमें मेन जो कंपोनेंट होता है वो सेल्यूलोज होता है। यह सेल्यूलोज का मेनली वेजिटेबल ओरिजिन होता है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे पाए गए हैं जिन एनिमल्स को हम यूरोकॉर्डेट्स कहते हैं या ट्यूनिकेट्स कहते हैं या एसिडेंस कहते हैं। उनकी एक आउटर स्टिफ कवरिंग होती है जिसको हम ट्यूनिक कहते हैं, उसमें ये सेल्यूलोसिक सबस्टेंस पाया जाता है और वहाँ पे इसको हम एनिमल सेल्यूलोज कहते हैं। इस सेल्यूलोज की बहुत सी इम्पॉर्टेंसेस हैं। तो पहले हम देखेंगे कि कौन सी पहली इंपॉर्टेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल्यूलोज इज दैट इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ ह्यूमन फूड। देयर इज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई भी एंजाइम नहीं होता है जो इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकता है। या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम सेल्यूलेस एंजाइम को सिक्रीट नहीं करता है। तो उस वजह से सेल्यूलोज की डाइजेशन ह्यूमन बीइंग्स में नहीं होती है। लेकिन अगर हम ह्यूमन फूड की बात करेंगे, सेल्यूलोज एक्ट्स एज ए रफेज। इसकी डाइजेशन तो नहीं होती है, लेकिन ये एक्ट करता है एज ए रफेज, और इस रफेज एक्ट करने की वजह से ये नेसेसरी है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो इन शॉर्ट वी कैन से इन ह्यूमन बीइंग्स दिस सेल्यूलोज एक्ट्स एज ए रफेज एंड विच इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। द सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेल्यूलोज इज, ये सेल्यूलोज एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है डाइट इन केस ऑफ द रुमिनेंट्स सच एज काउज एंड बुफेलोज। सो काउज और बुफेलोज, या सिंपली अगर हम कहेंगे रुमिनेंट्स के डाइट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेल्यूलोज। उन रुमिनेंट्स के स्टमक में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिक्रीट करते हैं सीरीज ऑफ एंजाइम्स जिनको हम कलेक्टिवली में कहते हैं सेल्यूलेस, और इस सेल्यूलेस की वजह से वो इस सेल्यूलोज की डाइजेशन कर पाते हैं। सो इन द सेम वे दैट स्नेक्स और टर्माइट्स की अगर हम बात करें, उनके गट में भी ये सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और जिनसे सेल्यूलेस एंजाइम सिक्रीट होता है और उसकी वजह से उनमें भी सेल्यूलोज की डाइजेशन होती है। तो वी कैन से इन सिंपल सेंस दैट दिस सेल्यूलोज इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द डाइट ऑफ रुमिनेंट्स सच एज काउज एंड बुफेलोज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल्यूलोज इज सेल्यूलोज कंटेनिंग मटीरियल्स की अगर हम बात करें, जो मेन सेल्यूलोज कंटेनिंग मटीरियल है दैट इज द वुड। वो वुड जिसमें 25 to 50% सेल्यूलोज पाया जाता है, वो वुड यूज़ किया जाता है इन बिल्डिंग्स, फर्नीचर, टूल्स, सपोर्ट्स आर्टिकल्स में उसको यूज़ किया जाता है। सो द वुड विच इज़ ए सेल्यूलोज कंटेनिंग मटीरियल इज़ यूज्ड इन बिल्डिंग्स, फर्नीचर, टूल्स, सपोर्ट्स आर्टिकल्स। दिस वुड जो सेल्यूलोज कंटेनिंग मटीरियल हैं, इसको सिर्फ हम बिल्डिंग्स, टूल्स, सपोर्ट्स आर्टिकल्स में ही यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि इसको यूज़ किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ द पेपर। दिस वुड विच इज़ अ सेल्यूलोज कंटेनिंग मटीरियल इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द पेपर एंड एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल। तो इसको फ्यूल भी यूज़ किया जा सकता है, यूज़ किया जाता है, और इससे पेपर भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, और इसको बिल्डिंग्स में भी यूज़ किया जाता है, इसमें
टूल्स में भी यूज़ किया जाता है, इसे सपोर्ट्स आर्टिकल्स में भी यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल्यूलोस इज दैट सेल्यूलोस कंटेनिंग फाइबर्स ऑफ कॉटन, लिनन एंड जूट। जो फाइबर्स ऑफ कॉटन, लिनन एंड जूट होते हैं वो इन एक्चुअल सेंस दे आर द सेल्यूलोस कंटेनिंग फाइबर्स। उनको यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर द टेक्सटाइल एंड रोप्स। सो द फाइबर्स ऑफ कॉटन, linen and jute are used for the textile and ropes, and these fibers of cotton, linen and jute are the fibers of the cellulose. Next one is that the artificial fiber rayon, जो artificial fiber rayon जो होता है उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं by dissolving the cellulosic material in alkaline. cellulosic material को हमने डिजॉल्व करना है अल्कलाइन में, अल्कलाइन मटेरियल में, अल्कलाइन सबस्टेंस में सच एज NaOH में, और उसके बाद डिजॉल्व करने के बाद उसको हम स्क्वीज आउट कर देते हैं या एक्सट्रूड करते हैं, और फिर उन फिलामेंट्स जो वहाँ पे निकलते हैं उनको हम कोगुलेट करते हैं, और वहाँ पे जो आपका फाइबर बनता है, आर्टिफिशियल फाइबर बनता है, वो बनता है रेयन। So this artificial fiber rayon is manufactured by dissolving cellulosic materials in alkaline by extruding and coagulating the filaments. Next significance of or importance of the cellulose is that cellulose acetate को यूज़ किया जाता है इन फैब्रिक्स में, सेलुलोसिक प्लास्टिक में एंड शटरप्रूफ ग्लासेस में। लेकिन ये सेलुलोस एस्टेट को हम ऑब्टेन हासिल करते हैं बाय ट्रीटिंग द वुड पल्प। वुड पल्प को हम ट्रीट करते हैं विथ एस्टिक एसिड, एस्टिक एनहाइड्राइड एंड ए कैटलिस्ट। और जब हमने वुड पल्प को एस्टिक एसिड, एस्टिक एनहाइड्राइड और कैटलिस्ट के साथ ट्रीट किया, वहाँ पे हमें मिलता है सेलुलोस एस्टेट, जिसको हम यूज़ करते हैं इन फैब्रिक्स, सेलुलोसिक प्लास्टिक्स में और शटरप्रूफ गिलासेस में। नेक्स्ट इज दैट सेल्यूलोस नाइट्रेट को हम यूज करते हैं इन प्रोपेलेंट एक्सप्लोजिव्स में। कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस को यूज किया जाता है एज इमल्सिफायर एंड स्मूथनिंग एजेंट इन आइसक्रीम्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिन। सो जो मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स एंड आइसक्रीम्स में जो स्मूथनिंग एंड इमल्सिफायर एजेंट जो होता है वो होता है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस। नेक्स्ट वन इज जो सेल्यूलोस को हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं टू द सॉल्युबल शुगर्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इन सेल्यूलोस को हम ब्रेक डाउन और हाइड्रोलाइज कर सकते हैं सॉल्युबल शुगर्स में। और अगर हम इन शुगर्स को, सॉल्युबल शुगर्स को एलो करेंगे टू गो फॉर द फर्मेंटेशन, और वहाँ पे फर्मेंटेशन के दौरान हमें बहुत सारे यूजफुल केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, निकल जाते हैं, सच एज इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, एस्टून, मीथेन एंड अदर वेरियस useful chemicals. So this ethanol, butanol, acetone, methane and other useful chemicals are obtained from the soluble sugars by means of a fermentation, and these soluble sugars are in turn collected from, we can say, by hydrolyzing the cellulose with the help of the microorganisms. द नेक्स्ट स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड जिसकी हम इंपॉर्टेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द काइटिन। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि काइटिन एक प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है कुछ इन्वर्टिब्रेट्स के एक्सोस्केलेटन में, सच एज क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स। और ये काइटिन एक फंगल सेल वाल का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वहाँ पे इसको हम फंगल सेल्यूलोस कहते हैं। इस काइटिन जो होता है ये एक दिस एक्ट्स एज अ सर्व्स एज एन प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग इट। जो भी सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इस काइटिन को प्रोड्यूस करते हैं, इनमें ये सर्व करता है एज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड ए मैकेनिकल सपोर्ट।
As I already mentioned that in insects and arthropods, chitin is a crucial or important component of their exoskeleton. Insects हो, arthropods हो, arthropods में क्रस्टेशियंस होते हैं, तो उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, उस एक्सोस्केलेटन का एक क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो है काइटिन. नेक्स्ट वन इज दैट काइटिन जो होता है इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द इंसेक्ट बॉडी वॉल. इंसेक्ट के बॉडी वॉल में भी पाया जाता है, गट लाइनिंग में भी पाया जाता है, सेलिवरी ग्लैंड्स में भी पाया जाता है, माउथ पार्ट्स में भी पाया जाता है और मसल अटैचमेंट पॉइंट्स पे भी पाया जाता है. और इन पॉइंट्स पे, इन जगहों पे पाने की वजह से इट प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ टू दीज एनिमल्स. द नेक्स्ट वन इज काइटिन. जैसे एज आई ऑलरेडी मेंशनड, ये काइटिन जो होता है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फंगल सेल वॉल. और यहाँ पे फंगल सेल वॉल में इस काइटिन को हम कहते हैं फंगल सेल्यूलोज. काइटिन is also present in the रेड्यूला ऑफ मोलासिका. मोलासिका के बकल केविटी में एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसको रेड्यूला कहते हैं. उस रेड्यूला में मेन कंपोनेंट होता है काइटिन एंड इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द बीक्स ऑफ द सेफेलोपोड्स. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काइटिन एंड काइटोसिन आर यूज्ड एज ए फूड एडिटिव, थिकनर, टेक्सचराइजर, emulsifier, humectant and stabilizer in confectionery, beverages and other foods. यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट को, एक और नई टर्म को इंट्रोड्यूस की है. काइटिन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. काइटोसिन, काइटिन एंड काइटोसिन. काइटोसिन एक लीनियर पॉलीसेक्राइड होता है जो बना हुआ होता है बीटा लिंक्ड ग्लूकोज अमाइन और एन स्टाइल ग्लूकोज अमाइन से. इट इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग. ये काइटोसिन को ऑब्टेन किया जाता है बाय ट्रीटिंग द काइटिन शेल्स ऑफ श्रिम्प्स. काइटिन शेल्स जो श्रिम्प्स में या अदर क्रस्टेशियंस में होती हैं, उनको अगर हम ट्रीट करेंगे अल्कलाइन सबस्टेंस से, वहाँ पे एक लीनियर पॉलीसेक्राइड बनता है जो बनता होता है जो जिसमें बीटा लिंक्ड ग्लूकोज अमाइन होता है और एन स्टाइल ग्लूकोज अमाइन होता है. उसको हम काइटोसिन कहते हैं. सो दिस काइटिन एंड काइटोसिन दोनों यूज़ किए जाते हैं एज फूड एडिटिव्स, यूज़ किए जाते हैं एज थिकनर, यूज़ किए जाते हैं एज टेक्सचराइजर, यूज़ किए जाते हैं एज एमल्सिफायर, यूज़ किए जाते हैं एज ह्यूमेक्टेंट, यूज़ किए जाते हैं एंड स्टेबलाइजर. किन में? कन्फेक्शनरी, बेवरेजेस एंड अदर फूड्स में. थैंक यू. Subscribe and share bio classes. See you in the next class.